जरा सोचिए, क्या 2004 में लिखी गई एक किताब आज की दुनिया में जो टेंशन्स चल रही हैं, इन्हें समझने की चाबी हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही अहम किताब के बुनियादी दलाइल को देखने जा रहे हैं, जिसने करीबन 2 दहाई पहले दुनिया के मुस्तकबिल का एक नक्शा खींचने की कोशिश की थी। आइए इसके तज्जिए और पेशनगोइयों में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि वो हमारे आज के बारे में क्या बताती हैं। तो इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हम सीधा सोर्स पर जा रहे हैं। देखिए, यहाँ एक बात बिल्कुल वाज़ेह कर दें, हमारा मकसद अपनी कोई राय देना हरगिज़ नहीं है। हमारा काम सिर्फ उन ख्यालात को वैसे का वैसा पेश करना है जैसा कि मुसन्निफ ने अपनी किताब इस्लाम का मुस्तकबिल में लिखा है। हम उनके नुक्ता नज़र को गहराई से समझेंगे ताकि उनकी सोच तक पहुँच सकें। तो मुसन्निफ के इस तज्ज़िये को समझने के लिए हम उनके 4 अहम पॉइंट्स के रोड मैप पर चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उनके वाहिद सुपर पावर के तसव्वुर को, फिर हम जांचेंगे उनके आलमी लादीनी निज़ाम के नज़रिए को, उसके बाद जो मजहबी महाजराई उन्होंने पेश की है उसका तज्ज़िया होगा, और आखिर में इस्लाम के मुस्तकबिल के लिए उन्होंने क्या राय हल तजवीज़ की है उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस तज्ज़िये के पहले सतून से। मुसन्निफ अपनी बात इस दौर के हवाले से करते हैं जब सोवियत यूनियन के ज़वाल के बाद दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी, जिसे वो एक नई आलमी हकीकत का नाम देते हैं। मुसन्निफ अपनी बात का आगाज़ बिल्कुल इस 2 टोक बयान से करते हैं, और उनके लिए ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल रियलिटी नहीं है, बल्कि ये वो बुनियादी पत्थर है जिस पर वो 21वीं सदी के आलमी मंजरनामे का अपना पूरा तज्ज़िया खड़ा करते हैं। तो किताब के मुताबिक ये जो फ़ौजी और सियासी गलबा है ना, ये नए आलमी निज़ाम की सिर्फ ऊपरी तय है, लेकिन मुसन्निफ ये दलील देते हैं कि ये ताकत कहीं खला में काम नहीं करती, बल्कि ये एक ख़ास आलमी निज़ाम को सहारा देती है जिसके अपने क़वानीन हैं, अपनी अक़दार हैं, और यही बात हमें दूसरे नुक्ते की तरफ ले जाती है। तो अब हम ताकत के ढांचे से उस नज़रिए की तरफ बढ़ते हैं जो इसे कायम रखता है। किताब की दूसरी बड़ी दलील यह है कि ये वाहिद सुपर पावर एक ख़ास इक़दार वाले आलमी निज़ाम को फ़रोग़ दे रही है, एक ऐसा निज़ाम जिसे मुसन्निफ खुदाई कवानीन की मुखालफत के तौर पर बयान करते हैं। इस पेचीदा आलमी निज़ाम को आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए मुसन्निफ उसे 3 जुड़े हुए सतूनों में तकसीम करते हैं। ये वो सतून हैं जो हमारी सियासी, माशी और समाजी ज़िंदगी को शक्ल देते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं कि उनके नुक्ते नज़र से ये मिलकर कैसे काम करते हैं। पहला सतून है सियासी, यानी सेक्युलरिज्म। किताब के नुक्ते नज़र से ये मज़हब और रियासत के दरमियान सिर्फ एक अलहदगी नहीं है, बल्कि इससे कहीं बढ़कर है। दलील ये दी जाती है कि ये एक ऐसा निज़ाम है जो मज़हब को एक्टिव तौर पर निजी शोबे तक महदूद कर देता है और इसका असर अवामी ज़िंदगी और कानून साजी से हटा देता है। दूसरा सतून है माशी। यहाँ मुसन्निफ सूद पर मबनी सरमायादाराना निज़ाम को आलमी मालियाती इंजन के तौर पर पहचानते हैं। उनके नुक्ते नज़र से ये सिर्फ एक इकनॉमिक मैकेनिज़्म नहीं, बल्कि एक ऐसा उसूल है जो बहुत से मजहबी अकायद से सीधा टकराता है और उनके मुताबिक अदम मसावात को भी बरकरार रखता है। और फिर आता है तीसरा सतून, यानी समाजी ताना बाना। यहाँ किताब इस चीज़ की निशानदही करती है जिसे वो बढ़ती हुई अबाहियत या परमिसिवनेस कहती है। इसमें रिवायती ख़ानदान की इकाई और समाजी रिवायात में तब्दीलियों का हवाला दिया गया है। दलील ये है कि ये तब्दीलियाँ इत्तेफाकी नहीं हैं, बल्कि पहले 2 यानी सियासी और माशी सतूनों का सीधा नतीजा है। तो ताकत के निज़ाम और इसको सहारा देने वाले नज़रिए को कायम करने के बाद मुसन्निफ अब हमें अपनी दलील के मरकज़ तक ले जाते हैं, एक नागुज़ीर टकराव। और ये तीसरा दर्जा इनके नज़दीक आलमी कशमकश का सबसे गहरा और बुनियादी लेवल है। यहाँ पर आकर तज्ज़िया एक फ़ैसला कुन मोड़ लेता है। मुसन्निफ का कहना है कि जो टेंशन्स हम सतह पर देखते हैं, चाहे वो सियासी हों या मुआशी, दरअसल एक बहुत गहरी कशमकश की अलामतें हैं। ये अलामतें हैं एक ऐसी जंग की जो मजहबी आलमी नज़रियात और उन्हें चैलेंज करने वाले आलमी निज़ाम के दरमियान हैं। इस टकराव को मज़ीद वाज़े करने के लिए मुसन्निफ 2 ऐसे ग्रुप्स के मोटिव्स के दरमियान अहम फ़र्क बयान करते हैं जो देखने में तो एक जैसे मकासद रखते हैं। एक तरफ वो एक ऐसे ग्रुप की बात करते हैं जिसका मोटिव आलमी सियासी और मालियाती कंट्रोल है। दूसरी तरफ एक मसीही ग्रुप का जिक्र है जिसका मोटिव बाइबल की पेशनगोइयां हैं। गो के दोनों रास्ते इसराइल की हिमायत की तरफ जा सकते हैं, लेकिन किताब में दलील दी गई है कि इनकी आखिरी मंजिलें और वजूहात बिल्कुल अलग हैं। अब मजहबी मोटिव्स के बारे में अपने दावे को साबित करने के लिए मुसन्निफ इस जैसी शहादतों पर इन्हिसार करते हैं, जैसे कि एवेंजेलिकल लिटरेचर जो आखिरी सलीबी जंग की बात करता है। वो इसे सिर्फ लिफाजी नहीं समझते, बल्कि एक ऐसे नज़रिए का सबूत मानते हैं जो खारिजा पॉलिसी पर असरअंदाज होता है।
اس کے بعد مصنف ایک چونکا دینے والا اقتباس پیش کرتے ہیں جسے وہ مغربی مفکرین سے منسوب کرتے ہیں، جو ان کے مطابق ان کی اصل حکمت عملی کا خلاصہ ہے، اور خیال واقعی پریشان کن ہے۔ یہ اشارہ کرتا ہے کہ مقصد سیدھا ٹکراؤ نہیں بلکہ خود اسلام کے اندر ایک اندرونی تقسیم کو ہوا دینا ہے۔ تو اس دشمنانہ عالمی نظام اور قریب الوقوع ٹکراؤ کی اس تاریک منظرکشی کے بعد کتاب یہیں پر رک نہیں جاتی، یہ تشخیص سے علاج کی طرف بڑھتی ہے، ایک متبادل تجویز کرتے ہوئے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مستقبل کے لیے ان کا تصور کیا ہے۔ جواب میں مصنف جو متبادل تجویز کرتے ہیں وہ اس عالمی نظام کا سیدھا جواب ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا۔ وہ اسلامی اصولوں پر مبنی ایک نظام کی وطالت کرتے ہیں، لیکن یہ صرف نجی عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ سماجی انصاف کا ایک مکمل ڈھانچہ ہے جو قانون، معیشت اور عوامی زندگی سب کا احاطہ کرتا ہے۔ اس عملی فرق کو واضح کرنے کے لیے کتاب خاندانی قانون کی مثال استعمال کرتی ہے۔ یہ ایک ایسے نظام کا موازنہ کرتی ہے جہاں یہ معاملات نجی سمجھے جاتے ہیں اور ایک یونیفارم سول کوڈ کے تحت آتے ہیں۔ اس کا موازنہ کیا گیا ہے ایک اسلامی نظام سے جہاں خاندانی قانون عوامی لیگل سسٹم کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ اس بنیادی فرق کو اجاگر کرتا ہے کہ ہر نظام ذاتی زندگی، مذہب اور ریاست کے رشتے کو کیسے دیکھتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں آخری سوال پر لے آتی ہے۔ دیکھیے، اس تجزیے کو لکھے ہوئے 20 سال گزر چکے ہیں۔ آج کی نظریاتی کشمکش اور جیو پولیٹیکل ٹینشنز کو دیکھتے ہوئے اس کتاب کی پیشن گوئیاں کس حد تک گونجتی ہیں؟ کیا یہ ایک دور اندیش نظر تھی یا پھر ایک ایسے ماضی کا تصور جو کبھی حقیقت نہ بن سکا؟